तो आज हम स्टार्ट करते हैं मास्टर चार्ट की थर्ड वीडियो। तो पहले रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने सीखा था अभी तक। तो हमने सीखा कि जो मेजर इशू है हमारा वो हेल्थ है। हेल्थ फिर हमने डिवाइड करी चार पार्ट में। फाइनेंशियल हेल्थ हमारा मेन फोकस है, उसको बनाने के लिए हमें इनकम चाहिए। अब इनकम हमने समझा कि वो कैश के फॉर्म में आएगी या बैंक के फॉर्म में आएगी। सिमिलरली इनकम आपके या तो एसेट बनाएगी या लाइबिलिटी बनाएगी। फिर इनकम हमने दो पार्ट में डिवाइड करी, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। फिर हमने ये समझा कि एक्टिव इनकम जो है वो टाइम से ट्रांजेक्शन होता है और उसके कुछ रूल्स हमने यहाँ पे डिफाइन करे थे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने समझा कि एक्टिव इनकम एज्यूमिंग जीरो पैसिव इनकम पे हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड होगी। पहला एक्सपेंसेस, दूसरा सेविंग्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट। फिर जो एक्सपेंसेस था और सेविंग था उसके बारे में हमने लर्न करा। सेविंग में डिफाइन करा कि वो या तो कैश के फॉर्म में सेव करते हो या बैंक में पैसा सेव करते हो। अब जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा होता है वो इमरजेंसी फंड्स के लिए सेविंग करता है या फिर अनवांटेड एक्सपेंसेस के लिए या फिर कोई बिग एक्सपेंसेस के लिए। और ज़्यादातर अगर आपका पैसा जो है वो सेविंग में लगा हुआ है तो उसका रीज़न क्या होगा कि नो हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन, मतलब उसको कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। दूसरा उसके पास नॉलेज नहीं है, ये हमने क्लियर करा। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारा एक्सपेंसेस है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड है, एसेंशियल, नेसेसरी, एंजॉयमेंट। हमने देखा कि जो एसेंशियल पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब वो खर्चा आपको करना ही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। थर्ड होता है हमारा एंजॉयमेंट, जो वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर बीच में आता है नेसेसरी। अब नेसेसरी हमने समझा कि वो इमोशन ड्रिवन होता है, जब आप अपने इमोशन को जस्टिफाई या अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने लग जाते हो कि आपने वो जो पैसा खर्च करा उसका रीज़न है, उससे मेरे कोई इमोशन जो है अटैच्ड है। फिर हमने देखा कि कुछ बिग स्पेंड्स होते हैं जिसमें एजुकेशन, मैरिज, होम, कार आता है। उसके बदले और भी कोई आपका बिग एक्सपेंसेस हो सकता है, वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो अपने लिए जो आप नोट्स बना रहे होंगे। फिर हमने समझा कि एक्सपेंसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम कर सकते हैं। पहले इंस्टेंट, फिर पार्ट्स, फिर डिलेड। इंस्टेंट में हमने समझा कि वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। पार्ट्स में ईएमआई और डिलेड में क्रेडिट कार्ड। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा पता होना मतलब आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चालू कर चुके हो और इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्रॉपर कर चुके हो। तो इतना ही हम क्लियर रखते हैं। उसके बाद हमने समझा कि ये सब क्या है, पेमेंट्स के मेथड है और ये सब रिलेट किससे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम से। और यहाँ पे स्टार लगा रखा है, इसका मतलब इसको समझना होगा हमें, इसके लिए डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, उसके लिए वीडियोज आएंगी। फिर हमने गोल्स डिफाइन करे कि हमारे क्या गोल होंगे। पहले ही वीडियो से हमारा पहला गोल डिफाइंड हुआ कि पैसिव इनकम हमें बिल्ड करनी है और हमारा टाइम वापस लेना है। और पहली वीडियो से हमें ये भी समझ आया कि हमें एसेट जितना हो सकता है उतने ज़्यादा हमें जमा करने हैं अपनी लाइफ में। और सेकंड वीडियो से हमने समझा कि एक चीज़ होती है आरओएस, रिटर्न ऑन स्पेंड्स, और ये इंस्टेंट होते हैं, है ना। अब इसके जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो मैं अभी नहीं दे रहा, वो हम सीखेंगे कैसे कैसे इसको कमाया जाता है। ये हमारे मेन जो गोल्स होंगे, है ना, हमारे एक्टिव इनकम के जो गोल्स बनेंगे वो हैं ये। उसके बाद आपको पता होगा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एसेट आपकी लाइफ में और लायबिलिटी इसमें से क्या बन रहा है वो आपको देखना सीखना चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को देख के बता सको कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। उसकी डेफिनेशन हमने दे दी थी फर्स्ट वीडियो में। उसी वीडियो में बोला था कि एसेट से जो एसेट और लायबिलिटी बन रहा है वो आपकी एक्टिव इनकम से आ रहा है या फिर पैसिव इनकम से आ रहा है, वो आपको देखना है। सेकंड वीडियो में हमने क्या समझा था कि जो टास्क था वो हमारा ये था कि आपको देखना है कि आपके जो खर्चे होते हैं, जो आपके स्पेंड है, वो आपको देखना है कि वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, है ना, किस डिफरेंट डिफरेंट वे में कर रहे हो, और वो यहाँ पर देखा था हमने। अब ये क्यों ज़रूरी है इसको हम समझेंगे बाद में, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नीचे एक फाइनेंशियल टूल्स है ये, और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गड़बड़ ना करो, आप इवन फ्रॉड से बच सको और बेनिफिट निकाल सको। अब इसके बाद हम चलते हैं जिस चीज़ का शायद से आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कि हमें जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें अब बताइए। तो अब हम समझते हैं क्या समझना है हमें, इन्वेस्टमेंट। अब एक्टिव इनकम तीन पार्ट में डिवाइड हो गया वो हमने समझा, और दो पार्ट हमने क्लियरली समझ लिए कि क्या होते हैं। अब थर्ड पार्ट जो मेन पार्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। अब देखो,
अब जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप किस तरीके से करते हो? आपको ना कोई इन्फॉर्मेशन, रैंडम इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में डाल दी जाती है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड। हो सकता है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है वो गोल्ड से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट मतलब ऑप्शन हो आपके पास कि कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है, सिर्फ स्टॉक और गोल्ड नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को रेंट दे दिया, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है ना? या फिर किसी को आपने लीज़ पर दे दिया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो ये चीज़ आपने समझी कि अब इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आप अपनी एक्टिव इनकम का कुछ पार्ट दे के उस पे इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे। क्यों करना चालू करोगे आपको नहीं पता। तो सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि एक्टिव इनकम को क्या करना है, किस पार्ट में करना है, वो हमने समझा कि व्हाट का आंसर हमें मिल गया, है ना? कि एक्टिव इनकम को हमें एक्सपेंस करना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। ये हमें पता चल गया। अब जो बाकी की चीज़ें करनी है, सेविंग और ये, इसका हमें व्हाय पता चल गया, एक्सपेंस और सेविंग का व्हाय क्या होता है। अब समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका व्हाय क्या है? मतलब क्यों करनी होती है हमें इन्वेस्टमेंट? तो अब इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि क्यों करनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने का ना रीज़न होता है, और वो रीज़न क्या होता है? आपकी गोल्स। जैसे मैं डिसाइड करके रखा हूँ खुद को कि मेरी हर एक इन्वेस्टमेंट मेरे गोल से ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब ये गोल्स वो गोल्स नहीं है जो हम इस मेन शीट के गोल्स हैं। वो गोल डिफरेंट है, ये गोल आपके पर्सनल गोल्स होते हैं। है ना? मतलब इस मास्टर चार्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है, वो गोल्स हैं जो ऊपर हमने लिखे हैं, पैसिव इनकम बिल्ड करना, एसेट बिल्ड करना, ये सब चीज़ें। और ये गोल आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, तो आप हमेशा जो डिसीजन लेंगे वो गलत ही होगा। फिर आप लक पे चल रहे हैं, और आप इन्वेस्टमेंट लक पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टाइम के बदले का पैसा है वो। ठीक है? तो गोल्स ना ऐसे डिफाइंड होते हैं: शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, रिटायरमेंट गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल जनरली जो डिफाइन करते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो मैं खुद से डिफाइन करा अपने लिए, वो मेरे 1 से 5 साल के अंदर में जो गोल्स हो सकते हैं। उस गोल्स में मैंने डाल रखा है ट्रैवल हो गया, गिफ्ट्स हो गए, बाइक हो गई, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, कुछ भी चीज़ जो मुझे लगता है कि 1 से 5 साल के अंदर मेरे को करनी है। सिमिलरली मिड टर्म गोल वो मैंने डिफाइन करके रखे हैं कि 5 से 15 साल के जो होंगे। हो गया गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की जनरली जो एज है वो 15 ईयर्स है, और 10 to 15 ईयर्स में आप गाड़ी रिप्लेस कर देते हो। बट आप ये नहीं बोलोगे कि हर 5 साल में मुझे गाड़ी बेचनी है, क्योंकि फिर आप मिडिल क्लास फैमिली में आ ही नहीं रहे हो। फिर मैरिज हो गया, हायर एजुकेशन हो गई। ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल इसी तरीके से 15 से 30 साल, घर हो गया, लग्जरी कार हो गई। फिर 30 साल के बाद आपका रिटायरमेंट फेज आ जाता है। अब रिटायरमेंट फेज में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, डेली एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है? अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो गोल्स है ना, वो आपको बहुत क्लियरली पता होने चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि आप अपनी एक्टिव इनकम का पोर्शन उसमें लगाने वाले हो, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सारी इन्वेस्टमेंट करी जाती है, तो मतलब सर्टेन ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग टर्म। क्यों लिखा, उसका रीज़न हम बाद में क्लियर समझेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म क्यों बोलना चाह रहा था इस चीज़ को। तो आपके पास अगर आपके गोल्स डिफाइंड है, तो आप अपनी एक्टिव इनकम का उतना ही पोर्शन डालोगे जितना ज़रूरी है। और अगर गोल्स डिफाइंड नहीं है, तो आप बहुत गलत डिसीजन लोगे। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। ये गोल्स कितने इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। तो मान के चलो, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चालू करा। क्यों डालना चालू करा? आपको भी नहीं पता होगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चालू होगी। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? न्यूज़ से, आपके फ्रेंड्स से, है ना? या फिर आप कुछ रीड कर रहे हो, या कोई रील देखी, कोई भी रीज़न हो सकता है ना? अब वो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिली, तो आपको ना उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जितने से उसका बेनिफिट होगा, जो आपको दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन। या फिर वो इन्फॉर्मेशन जैसे रील से ली, आपने रीडिंग करने से ली, न्यूज़ से ली, कुछ भी ली, तो उतने जिसमें आपको बेनिफिट दिखेगा, मतलब आपको भी दिखेगा कि आपका बेनिफिट होगा, और सामने वाले को भी पता है कि आपको उतना ही दिखाना है जितने में आपको लगे कि आपका बेनिफिट होगा। फिर वहाँ से आपको पता चलेगा
कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से आपका पैसा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना? वो आपको क्लियर होगा। फिर आप बोलोगे कि अब 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 आप बोलोगे कि हाँ भाई, इतना पैसा तो हो सकता है, तो मेरे पास ना अभी 10,000 रुपए पड़े हैं, मैं 10,000 के 10,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, और वो कुछ टाइम बाद 20 के हो जाएंगे, मतलब 20,000 हो जाएंगे, या 50,000 भी हो सकते हैं, या फिर 1 लाख हो जाएगा। ऐसे आपके दिमाग में ना आइडियाज डाले जाते हैं। फिर जब वो आइडियाज आपके दिमाग में डाले जाएंगे ना, आप इन्वेस्ट करोगे और आप देखोगे कि यार मेरे को रिजल्ट तो ऐसा दिख नहीं रहा जैसा उसने बोला था। मेरा स्टॉक जो है वो तो 10,000 का हो सकता है सिर्फ 11,000 ही बने, या फिर हो सकता है कि वो 9,000 हो जाए, हो सकता है कि 5,000 हो जाए, हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए। अब ये हो सकता है, वो बताएँगे नहीं। फिर वो क्या बोलेंगे आपको कि आपको स्टॉक समझना चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा किस स्टॉक में डालना है। उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फिर वो बोलेगा कि आप थोड़ा और पैसा दो और हमसे क्लासेस लो। या फिर वो बोलेगा कि आप हमसे क्लासेस मत लो, बट ये ऐप डाउनलोड कर लो, और उस ऐप में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस ऐप के थ्रू आपको इन्फो मिलेगी, और उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसा लगाना सीख सकोगे। लेकिन आप ज़रा ये सोचो कि अगर हर किसी को उस ऐप की इन्फॉर्मेशन की वजह से, या फिर उस क्लासेस की वजह से, या उस कोर्स की वजह से, अगर हर कोई बंदा 10,000 का 1 लाख बना सकता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडियन फैमिली में 10,000 रुपये निकालना कोई बड़ी चीज़ है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी फैमिलीज निकाल सकती हैं, और सब अगर 10,000 का 1 लाख बना सकते हैं, फिर 1 लाख का लगाएंगे तो फिर 10 लाख बन जाएगा। तो आपको लगता है नहीं कि यार ये पैसा दे कौन रहा है जो इतना पैसा बन सकता है ना? तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप गलत जगह डिसीजन इसलिए लेते हो क्योंकि आपको ना एक होप दी जाती है। और वो होप कैसे दी जाती है, थोड़ा सा ये लेंदी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर इनिशियली आपने गलती करी तो जिंदगी भर का पछताना होता है। तो वो होप कैसे दी जाती है ना, आप थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए ना एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, इमोशन। और ये इमोशन आपने कहीं और भी पढ़ा है, नेसेसरी में इमोशन ड्रिवन जो फैसले होते हैं ना। अब इमोशन को समझते हैं थोड़ा सा, साइकोलॉजी आपकी बनना चालू होगी। तो क्या होता है कि जब आपको ना कोई मतलब बात बोली जाती है, कुछ वर्ड्स किसी के मुंह से निकलते हैं सामने वाले के, तो वो एक ट्रिगर करते हैं। वो ट्रिगर क्या करते हैं, आपके इमोशन ट्रिगर करते हैं। और वो इमोशन में एक होती है सडन फीलिंग, कि जिस टाइम पे भी वो बात बोली जाएगी ना, उससे एक फीलिंग जनरेट होगी। अब क्या होता है ना कि जो समझदार बंदा होता है ना, सडन फीलिंग को लेके ना थोड़ा टाइम देता है अपने आप को, कि मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, जो सामने वाले ने बोला वो क्या चीज़ है। तो वो टाइम देता है, फिर वो समझता है कि वो उसके लिए सही होगी या गलत होगी, ये चीज़ वो समझता है। तो अगर वो सही होती है तो फिर वो आगे जाता है, और गलत होती है तो रुक जाता है बीच में। तो ये हो गया कि आपका इमोशन कैसे काम करता है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं आपको टाइम ही ना दूँ, और जो चीज़ आपको लग रही है गलत है या गलत हो सकती है, फिर आपको टाइम ही नहीं दे रहा मैंने सोचने का, तो आप हमेशा ही बोलोगे उस चीज़ को कि वो सही ही है। और जब आप बोलोगे वो चीज़ सही है, तो आप डिसीज़न लेने में खुद से टाइम नहीं लोगे, आप इंस्टेंट डिसीज़न लोगे। जैसे कि आपको आज पता चला, और कल सुबह मॉर्निंग में 9:30 आपने पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। रैंडम, रैंडम लगाया। तो यहाँ पर से ना वो आपका जो टाइम लेते हैं, जो आपसे टाइम खींचते हैं कि आपको देना ही नहीं है वो टाइम सोचने के लिए। अब वो टाइम आपके पास कब आता है वैसे? आपके पास वो टाइम कब आता है? पता है कब आता है? जब आपके पास वो नॉलेज होती है। अब कितनी नॉलेज चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, वो आपको समझ आएगा, ठीक है ना? तो जब वो नॉलेज होती है ना, तब वो आपके पास टाइम आता है, या फिर सामने वाला जो बंदा है ना, वो मतलब गुड पर्सन है। तो आपको खुद बोलेगा सोचो आप, सोचो वो चीज़ आपके लिए सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वो टाइम अगर उसने नहीं दिया और आपने डिसीजन इंस्टेंट ले लिया, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लॉस में ही जाओगे। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, बट ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब आप बोलोगे लेकिन हमारे साथ थोड़ी ऐसा होता है। हम तो हमेशा डिसीजन अपने सोच समझ के लेते हैं, प्लानिंग करके लेते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसका अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो एक एग्जांपल है। तो आपने में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, या फिर यूट्यूब भी चलाते हैं, है ना?
अब इंस्टाग्राम में ना एक चीज़ आती है, वो होती है रील्स। अब रील्स में आपने नोटिस करा होगा कि सेकंड भी नहीं होता, 1 सेकंड, 2 सेकंड के टाइम होता है और कुछ ना कुछ ट्रांज़िशन होता है। ट्रांज़िशन क्या होता है कि कुछ बदलता है, कुछ बदलता हुआ दिखेगा। तो आपके ब्रेन को प्रोसेसिंग करने के लिए ना उस चीज़ को टाइम चाहिए होता है। बट वो 2 सेकंड का टाइम नहीं होता, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब जैसे ही उसने 2 सेकंड के बाद कुछ दोबारा ट्रांज़िशन कर दिया है, तो आपका ब्रेन जो है ना, वो उसने उसकी अटेंशन जो है कैप्चर कर ली है। अब जो अटेंशन कैप्चर कर ली ना, तो आपके जो इमोशन है वो आपके हाथ में नहीं है, वो जा चुके हैं आपके हाथ से। अब जैसे आपके इमोशन आपके हाथ से जा चुके हैं, तब वो जब बोलेगा ना कि ये आप डिसीज़न लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, कि गोल्ड को बेच दो, गोल्ड को खरीद लो या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दो, उस स्टॉक में लगा दो, इस स्टॉक में लगा दो। तो वो डिसीज़न ना आप नहीं कर रहे हो, फिर वो करा रहे हैं। तो आपका जो राइट है उस डिसीज़न को लेने का और उसके लिए जो टाइम चाहिए, वो उसने छीन लिया। अब समझिए कि इंस्टाग्राम की वजह से जितने कितने लोग अपना पैसा गँवा रहे हैं, इंस्टाग्राम की वजह से नहीं, जो रील्स बन रही है। अब आप बोलोगे कि नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है, वो फैसला लेने के लिए आपको खुद नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज आपके पास होती नहीं है। इसलिए आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो और आपकी फैमिली डेट में जाती है, या मेरी भी जा सकती है। मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ देख के तुरंत अगर फैसला ले लिया, तो हो सकता है मेरी फैमिली भी डेट में चली जाए, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको सबसे पहले वो नॉलेज गेन करनी है और फिर उसमें उतना ही देखना है जितना उस रील से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान आपके लिए गलत चीज़ें ही बना रहा है, कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? अब इसका रीज़न क्या है कि वो ऐसा करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे, है ना? जितने ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी रीच बढ़ेगी। किससे? जो भी स्पॉन्सर्स होंगे। अब जितने ज़्यादा स्पॉन्सर रहेंगे, उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। ठीक है? मनी। और अल्टीमेटली फिर मैंने पुरानी वीडियोज़ में बोला था, इन्फ्लुएंसर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपका बेनिफिट कराएँगे ही कराएँगे। समझ गए? तो कोई आपके भले के लिए नहीं बनाता है पहले, वो पैसा कमाने के लिए ही बनाता है। तो एक बहुत अच्छी बुक में ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तो पता है क्या बोलते हैं कि अ बिज़नेस इज़ अ रिपीटेबल प्रोसेस दैट मेक्स मनी, एवरीथिंग एल्स इज़ अ हॉबी। तो जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ऐप्स जो चालू हुए थे ना, उनका जो चालू होने का रीज़न था कि कनेक्टिविटी हो सके लोगों के बीच में। बट अब वो रीज़न जा चुका है। अब हर कोई क्या सोच रहा है कि मेरे पास फॉलोवर्स आएँ, उन फॉलोवर्स की वजह से मेरे को स्पॉन्सर्स मिलें और स्पॉन्सर्स की वजह से उसके पास पैसा है। और अगर आपको लगता है कि वो, जस्ट एग्ज़ाम्पल स्टॉक मार्केट का लिया, अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक मार्केट के से पैसा कमा-कमा कर इतना अमीर हो सकता है, तो उसे कोई वीडियो डालने की ज़रूरत थी ही नहीं। ये बहुत क्लियर और आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, जो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो फैक्ट है ना? जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि 2 + 2 4 होगा तो होगा। तो ये फैक्ट है, वो चीज़ है, ऐसे ही है। और हर कोई पैसा कमाने के लिए ही वहाँ पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है और इस वजह से वो ज़्यादातर कंटेंट जो होते हैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो आपके इमोशन कैप्चर करते हैं इनिशियल फेजेस के, और इनिशियल इमोशन को कैप्चर करके अगर उस इंसान ने आपको पकड़ लिया, मतलब, तो फिर वो आपसे कुछ भी करा सकता है और वो कराता है और आपका लॉस होता है इस वजह से। अब आगे चलते हैं। तो अब सॉरी, थोड़ा-सा ये वीडियो मतलब इस साइड में थोड़ा ज़्यादा जा रही है, क्योंकि आपको बनाना अपना इमोशन कंट्रोल करना ही सीखना है अल्टीमेटली, और वो सीखोगे तो आपके डिसीजन बहुत अच्छे निकलेंगे। तो ये चीज़ हमने समझी, है ना, कि क्या होती है। अब ना इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी चीज़ें समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में क्या देखो पहले लिखा है, रिस्क इन्वॉल्व। तो इस चीज़ को समझो कि हर इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा, ग्रेट रिजल्ट्स रिक्वायर टाइम। तो अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो आपके पास टाइम होना चाहिए उस रिजल्ट को पाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में या फिर बहुत कम टाइम में अगर कोई आपको बहुत करोड़पति बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको जुमला दे रहा है। इस चीज़ को समझो।
फिर ये इन्वेस्टमेंट करता है कि आपका फ्यूचर इंश्योर करता है, आपका और आपके लव्ड वंस, मतलब फैमिली मेंबर हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी वाइफ होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ क्या करता है, ये हेल्प विद बिग स्पेंड्स। अब समझे कि इन्वेस्टमेंट करने का आपका मेन मकसद शायद से वही है जो आपने यहाँ पर सीखा है, एक्सपेंसेस करने आपको एक्सपेंसेस ही है ना? क्योंकि जमा करके पैसा करोगे क्या? बट लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्यों जमा करना है, तब आप गलती करोगे। ये हमने इन्वेस्टमेंट सीखा। अब यहाँ पर जैसे रिस्क इन्वॉल्व हमने सीखा, तो इसे देखो, डॉटेड लाइन जा रही है, जो मैं बताया था आपको कि ये कुछ रिलेशन होगा वो बताने के लिए। तो देखो इसमें 2 चीज़ लिखी हुई है। फर्स्ट रिस्क, दूसरा रिटर्न। तो हर एक इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो हमें पता ही है। और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब आपने ₹100 लगाया, उसके ऊपर ₹2 आपको एक्स्ट्रा मिला कुछ टाइम के बाद, ठीक है? तो वो आपका रिटर्न होगा। तो हमने ये चीज़ समझी कि इन्वेस्टमेंट में एक आरओआई नाम की चीज़ होगी। वो क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें समझ आया। अब देखो, जो रिस्क और रिटर्न है ना, वो फिर दोबारा 3 टाइप के होते हैं। तो रिस्क इटसेल्फ हो सकता है कि कोई भी चीज़ है वो लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। इसी तरीके से रिटर्न भी लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस निकलते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? वो कॉम्बिनेशन होते हैं कि जैसे ही कॉम्बिनेशन समझते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि लो रिस्क, लो रिटर्न, मतलब कि रिस्क भी कम लगेगा बट रिटर्न भी कम आएगा, है ना? फिर दूसरा है लो रिस्क, मीडियम रिटर्न, मतलब रिस्क कम लगेगा लेकिन रिटर्न मीडियम आएगा। फिर तीसरा है लो रिस्क, हाई रिटर्न, मतलब रिस्क तो बहुत कम देना पड़ रहा है बट रिटर्न बहुत हाई हो रहा है। इसी तरीके से हो सकता है कि रिस्क आपका मीडियम हो और रिटर्न आपका कम हो, रिस्क आपका मीडियम हो और रिटर्न भी मीडियम हो, रिस्क आपका मीडियम है बट रिटर्न हाई है। फिर होता है ये कि आपका जो रिस्क है वो बहुत हाई है बट आपका रिटर्न बहुत कम है। फिर आपका रिस्क बहुत हाई है बट आपका रिटर्न मीडियम है। फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है बट रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसमें आप कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे होगे कि लो रिस्क हाई रिटर्न है और हाई रिस्क हाई रिटर्न है। अब अगर रिटर्न यहाँ पर भी हाई है, रिटर्न यहाँ पर भी है, तो आप हमेशा यही ऑप्शन चूज करने की कोशिश करोगे, है ना? आप ये बोलोगे कि मेरे को तो यही जाना है, हमेशा लो रिस्क हाई रिटर्न। बट ये जो रिटर्न है ना, ये जो रिटर्न है वो डिफरेंट है हर चीज़ के लिए। और इसमें एक और चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन स्टॉक मार्केट है। मतलब स्टॉक मार्केट मैं जो कंसिडर करता हूँ वो इसी पोर्शन में करता हूँ कि पूरा हाई ही है। अब आप समझो कि अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट आपको बहुत सारा पैसा कमा कर दे रहा है, लेकिन वो जो रिस्क है वो हाई ही है। ये मेरी कैलकुलेशंस है, मतलब मैं जो मान के चलता हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, ये हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगी। किसी इंसान के लिए लो रिस्क हाई रिटर्न कोई डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है, किसी इंसान के लिए लो रिस्क हाई रिटर्न कोई मतलब डिफरेंट चीज़ हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी के लिए एफडी हाई रिस्क लो रिटर्न में भी आ सकता है, आ सकता है। अब वो कैसे, अब आप ये मत सोचना नहीं हमें तो ये सिखाया जाता है, उस चीज़ को मत समझो। ये सब इमोशन का खेल है अभी। आपको एक्सेप्ट करनी है वो इमोशन, और वो कैसे, वो आगे समझेंगे जब हम आगे का काम सीखेंगे, ठीक है? अभी इतना ही ज़रूरत है बस। तो इसी वजह से मैंने भी, आपने नोटिस करा होगा, मैंने ना यहाँ पे लो रिस्क लो रिस्क लो रिटर्न की जगह पे कुछ लिख कर नहीं दिया। मैं ऐसे ही खाली ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। आगे मैंने कुछ डाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम समझे ही नहीं है कि हम क्या चीज़ डाल सकते हैं और क्या चीज़ आती है। बट जो भी चीज़ आती है ना, वो सब फाइनेंशियल टूल्स हैं। वो सब फाइनेंशियल टूल्स हैं, और हर एक फाइनेंशियल टूल्स की अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी उसके आगे आप बढ़ सकते हो। और सब के सब ये बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, और याद है, आपने नोटिस करा होगा कि यही बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर भी था जहाँ पे स्टार लगा हुआ था। तो समझ लो कैसे रिलेट हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको बैंकिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, कुछ इसके अलावा भी हो सकता है, बट जो होगा वो हम अलग से सीखेंगे, है ना? अब आपने ये चीज़ समझ ली क्या होती है, कि रिस्क एसोसिएट होता है उसके साथ, और रिटर्न भी कुछ मिलते हैं।
अब गोल्स के साथ ना एक और दोबारा डॉटेड लाइन जा रखी है, कुछ नोट्स लिखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? टू कंप्लीट एवरी गोल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये समझ आया, हर एक गोल को करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए। वो ऑप्शन क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं। फिर एवरी ऑप्शन हैज इट्स ओन रिस्क एंड रिटर्न कैपेबिलिटीज। इसका मतलब क्या है जो हमने यहाँ पे सीखा कि हाई रिस्क, लो रिटर्न, हाई रिस्क, मीडियम रिटर्न, इस तरीके से उसकी कैपेबिलिटीज होंगी जो वो अपने साथ लेके चल रहा होगा। फिर क्या लिखा है कि फाइनलाइज ऑप्शन एज पर योर गोल रिक्वायरमेंट। तो आपके जो गोल है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। अब इस चीज को एक चीज देखते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि क्या होता है, जो रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग कितने ऑप्शंस आपके पास बन के आते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करना कहाँ है? आप हमेशा वही सोचते हो ना कि यार इतने सारे ऑप्शन तो ये सब बता रहे हैं लोग कि हमें, मतलब इसमें इनमें पैसे डाल सकते हो आप करोड़पति बन जाओगे, उसमें पैसे डालोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, लेकिन करना कहाँ पर है वो आपको समझ नहीं आता है, और करना कहाँ पर है वो समझ नहीं आता है, और कितना करना है वो भी समझ नहीं आता है। तो हाउ मच का भी आंसर आपके पास नहीं मिलता है। बट हाउ मच में हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा और। तो इन्वेस्ट कहाँ करना है ना, वो 3 चीज़ों पर मतलब डिपेंड करेगा। जैसे कि 3 डिसाइसिव फैक्टर्स मैंने लिखा हुआ है। पहला, आपके गोल्स। अब आपने समझ लिया गोल्स क्या होते हैं। दूसरा, आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है, ठीक है? कब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तीसरा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है? अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी आपको समझ नहीं आया होगा, फिर आपने बोलोगे ये तो जनरल टर्म हो गई, इससे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में ना हमें आगे समझना पड़ेगा, और वो समझना कैसे होगा, वो कैसे आपको समझ आएगा, वो इसके बाद हम जो चीज़ें सीखेंगे उससे समझ आएगा आपको। ये दोनों चीज़ें लेकिन आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि गोल्स आपके हैं, आपको डिफाइन करने हैं। टाइम अवेलेबल आपको पता है मेरे पास कितना टाइम है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी और आपको कैसे क्लियर होगी वो चीज़ हम आगे समझेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है ना? कितना इन्वेस्ट करना है ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? अब आपके पास क्या-क्या आंसर मिल गया, आप इस चीज़ को समझो। करना क्या है? इन्वेस्ट करना है, वो समझ आ गया। क्यों करना है? समझ आ गया। कहाँ करना है? हम समझ, मतलब मेजरली समझ आ गया, पहले 2 चीज़ समझ आ गई, तीसरा हम समझ जाएँगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना? कैसे करना है, मतलब हाउ का आंसर, मतलब कैसे करना होता है वो, और कितना करना होता है, ये चीज़ों का आंसर हमें चाहिए। तो वो चीज़ अभी अभी शीट में नहीं है, और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि जो चीज़ों का आंसर अभी आपको नहीं मिला, इसका मतलब वहाँ पर हम पहुँचे नहीं हैं। उसको करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो क्या है? फाइनेंशियल टूल्स। अच्छे से सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल टूल्स सिर्फ सिंगल चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और हर एक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर डिसीज़न कैसे लेनी है वो हम समझेंगे केस स्टडीज़ करके। अब ना यहाँ पर से एक चीज़ मस्त समझते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि आपने जैसे लिखा कि थोड़ा-सा यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, है ना? तो आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको ना ट्रैवल करना है, पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और ट्रैवल शॉर्ट टर्म है। अब अगले 2 साल के बाद आप ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हो। अब 2 साल के बाद क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो क्या आप हाई रिस्क लो रिटर्न पे जाओगे, हाई रिस्क मीडियम रिटर्न पे, मतलब हाई रिस्क वाले में जाओगे या मीडियम वाले में जाओगे या लो वाले में जाओगे? तो आप खुद सोचो, आपको ट्रैवल करना है, बट अगर पैसा डूब गया, तो आप ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। तो आप कहीं न कहीं वो डिसीज़न लोगे जिसमें मेरे को कम टाइम में थोड़ा रिटर्न कम मिले बट अच्छा मिल जाए। तो आप कोशिश करोगे कि मीडियम वाले में जाऊँ या फिर लो वाले में जाऊँ। अब मीडियम और लो में किसमें जाना है? वो आपका डिसीजन होगा कि अगर आप मीडियम जाने का मतलब ये है कि अगर 2 साल के बाद मेरे को तीसरे साल में जाना पड़े, 1 साल और मेरे को मिल जाए, तो मैं मीडियम में जा सकता हूँ कि क्या पता मीडियम में वो 1 साल बाद मेरा पैसा उतना मिल जाए जितना मेरे को चाहिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे को फिक्स है 2 साल बाद ही जाना है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं लो रिस्क वाले फ उसमें जाऊँ कि मेरे को रिस्क कम से कम लगे, मेरे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सकता है वो मिल जाए। ठीक है ना? सिमिलरली गिफ्ट्स, तो जो अगर मान लो आपको किसी को गिफ्ट देने का प्लान करना है, तो देखो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप ये कोशिश करोगे कि भाई मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो जाए ना मैं उस चीज़ को दे सकूँ। तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे जो आपके लो वाले में आएगा। बट वहीं आप मैं कहता हूँ कि आपको जैसे कि मिड टर्म में है तो गाड़ी है। तो जैसे ही आप गाड़ी पे पहुँच गए तो आप बोलोगे कि नहीं यार, मिड टर्म के लिए मैं जा सकता हूँ
कि मैं हल्का-सा रिस्क ले सकता हूँ। कि अगर गाड़ी मेरी 1-2 साल डिले भी हो गई तो मेरे अगर इमोशन उसके साथ अटैच्ड नहीं है कि मेरे को गाड़ी लेने के लिए इमोशन मेरे बीच में नहीं आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा आगे भाग सकता हूँ और मैं टाइम दे के एक्स्ट्रा टाइम दे के क्योंकि वही बताया था ग्रेट रिजल्ट्स रिक्वायर टाइम, फिर मैं हाई रिस्क वाले में जा सकता हूँ। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में आपको पता है आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि मैं हाई रिस्क वाले में ही रहूँ, मैं मीडियम और लो में ना जाऊँ, है ना? लेकिन फिर भी ये बात है कि हाई रिस्क भी ये नहीं बोलता है कि आपको पैसा देगा ही देगा, बट ये बोलता है कि आपको ज़्यादा पैसा देगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप उसमें ना जाओ शायद से, फिर आप लो वाले में जाओ कि मैं कम पैसा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा लो वाले में। अब वो कैसे जाना होता है, कैसे करना होता है, वो आगे-आगे स्टेप वाइज़ चीज़ें सीखेंगे। और जो इसमें ना फाइनेंशियल टूल्स हैं, उस पे हम जाएँगे थोड़े वीडियोज़ के बाद। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी कि देखो चार्ट किस तरीके से दिखना चालू हो गया है, मतलब इतना बना है और ये सब सिर्फ़ एक्टिव इनकम का पार्ट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट होके आपको सीख रहे हो, है ना? सबका सब एक्टिव इनकम का पार्ट है। अब इस एक्टिव इनकम से ना मैं बाकी सारी चीज़ें थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर मैं और कुछ बता सकूँ। हाँ, तो आपने एक चीज़ समझी कि एक्टिव इनकम जो इटसेल्फ है वो कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुई, फिर खुद एक पार्ट का जो है वो फिर 3 पार्ट बने, फिर सेविंग के 2 पार्ट हैं, फिर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं। तो आपने एक चीज़ समझी होगी कि यार इसमें एक गड़बड़ है, मैं पैसा कहाँ पर कितना डालना है मुझे कैसे पता होगा? कैसे-कैसे डालना है मुझे कैसे पता होगा? मेरा पैसा सैलरी मेरी अगर मान के चलो ₹10,000 आ रही है, 10,000 में से कितना पोर्शन मेरा कहाँ जाएगा मुझे कैसे पता होगा? तो यहाँ पर से ना एक चीज़ हमें लर्न करना सीखना पड़ेगा कि आपको ना अपनी एक्टिव इनकम का ना डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा, है ना? कि आपको एक्टिव इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है या फिर एलोकेट कैसे करनी है, कि कहाँ पर आप कितना डाल पाओगे और आपके पास कितना डालने के लिए है। और इसमें ये भी सीखना पड़ेगा कि आपके पास इन कितना होता है और आउट कितना होता है। पैसा मतलब आता कितना है आपके पास और जा कितना रहा है पैसा बाहर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है। अब आपका थोड़ा-थोड़ा आपकी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चालू होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम ये चीज़ चालू करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो मास्टर चार्ट से रिलेटेड नहीं आएगी, नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट बनना चालू होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी थी मास्टर चार्ट की। अब प्लेलिस्ट बनेंगी, उस प्लेलिस्ट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को फिर इसमें अटैच करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके लिए वेट करते हैं। और इस वीडियो का जो टास्क है वो क्या है आपका कि आपके जो गोल्स है ना गोल्स, इनको डिफाइन करिए। बहुत प्रॉपर वे में डिफाइन होने चाहिए गोल्स। क्योंकि अगर ये डिफाइन नहीं है ना तो आपको कितना पैसा कहाँ डालना है आप कभी भी प्लान नहीं कर सकते और आप हमेशा गड़बड़ करोगे इस चीज़ को। ठीक है? तो नेक्स्ट टास्क आपका ये वाला टास्क हो गया कि आपको अपने गोल डिफाइन करने हैं कि क्या-क्या गोल हैं आपके, क्या कहाँ पे आपको पैसा लगाना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है कि शॉर्ट टर्म में जाएगा, मिड टर्म में जाएगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा, रिटायरमेंट में जाएगा, वो हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसको समझते-समझते करेंगे। ठीक है?